हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को। ठीक है दोस्तों, इसके पहले आप लोगों को और भी लेक्चर्स दे चुके हैं जिसमें आप लोगों को हमने ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने आप लोगों को जैसा कि बताया था ट्रीटमेंट सिस्टम को बताया था, और यहाँ से मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट को बताया था, और बेसिकली यही ट्रीटमेंट जो है आपके एग्जाम में बहुत अच्छा खासे वे में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसको डाउनलोड करिए, अपने इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, मैं आप लोगों से यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है इसको कंप्लीट वे में बात तो करूँगा ही, बट आप लोगों को जैसे कि मशीन है, आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, EIM है, ट्रिपल EM है, और भी सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पढ़ने के लिए आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के कोर्स की लिंक मिल जाएगी, जो कि आप लोगों का केवल 199 रुपये में ही आप लोग कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों आप लोगों का एग्जाम भी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 25 से हो सकता है। ठीक है, अभी आप लोगों का डिले हुआ है, एक बार तो 7 से हुआ था, फिर से डिले होके अब आप लोगों का फिर से आएगा, वही एडमिट कार्ड वही रहेगा, पेपर वही रहेंगे, बस डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम जल्द ही हो जाएगा, और इस एग्जाम को अच्छे से देने के लिए आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर भी होना पड़ेगा, और अच्छे से तभी प्रिपेयर होंगे जब आप लोग किसी टीचर के गाइडेंस में होंगे तभी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल से जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं अभी तक किसी का बैक नहीं लगा है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को अगर आप लोगों का बैक लगता है तो एक बार स्टडी मेगा पॉइंट पे आके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोगों को आज पता चलेगा कि हम वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बेसिकली वाटर पोल्यूशन जो होता है मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है बेसिकली। ठीक है, यानी ज़्यादातर हम देखेंगे लोगों के द्वारा ही ये प्रदूषण जो होता है किया जाता है। ठीक है, अब इनको हम जैसे मनुष्य के द्वारा होगा तो उन पर कंट्रोलिंग की जा सकती है, और अगर प्रकृति के द्वारा होगी तो उस पर कंट्रोलिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर मानव के द्वारा कोई भी पोल्यूशन होगा दोस्तों तो उस पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, अगर मानव के द्वारा नहीं होगा तो उस पर हमारा कंट्रोलिंग किसी प्रकार के नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात अपने करते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन में, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखेंगे, इसे हम हिंदी में बोलेंगे जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। पहला यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे कारक हैं। देख सकते हैं पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, जल स्रोतों के आसपास गंदगी करने, उसमें नहाने, कपड़े धोने तथा जानवरों को भी नहलाने आदि रोका जाना चाहिए। यानी जहाँ पे भी पानी, जैसे कि हमारे गांव तालाब में होता क्या है ना, अपने गांव की मैं बात कर रहा हूँ, सबके गांव की नहीं, हमारे गांव में होता क्या है कि गर्मियों के मौसम में वहाँ पे ले जाते हैं अपनी भैंस वैंस, गाय वाय, ये सारी चीज़ें, हमारे यहाँ तो भैंस ही है भाई, और 2-4 ठो गाय हैं, तो उनको ले जाके वहाँ पे धुलाई कर देते थे। ठीक है, धुलाई करने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनको मारा पीटा जाता था, उनके जो शरीर है उसको धोया जाता था। ठीक है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे वे में वो पूरा तालाब को ही छान मार के फिर से निकल जाती थी। ठीक है, तो ये हम लोगों के द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, उनको अगर मैं ना ले जाऊं तो फिर भी प्रदूषण कम हो सकता है, लेकिन प्रदूषण फिर भी होगा अगर उनकी सफाई नहीं होगी तब तालाबों की। ठीक है, तालाब में क्या होता है कि एक ग्रीन कलर का, उसमें क्या बोलते हैं उसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इस समय याद नहीं आ रहा है, काई ही बोलते हैं शायद, काई। ठीक है, तो काई जम जाती है उसमें, काई पे क्या होता है, पत्ते उगने लगते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें होने लगती हैं, जिससे अगर उसकी तालाब की सफाई नहीं होगी फिर भी क्या होगा, गंदगी तो होगा ही, प्रदूषण तो होगा ही, पानी साफ रहेगा नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी पॉइंट क्या हो सकती है दोस्तों, उर्वरकों के स्थान पर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले पौधों का इस्तेमाल करें, या इस्तेमाल हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने वाटर पोल्यूशन को। अब ये किस प्रकार हो रहा है सर, ये हमें नहीं समझ में आया दोस्तों। जैसे कि आप अपने खेत में मान लीजिए किसी प्रकार का छिड़काव कर दिए, दवाई ववाई ये सारी चीजें डाल दिए हैं, अब दोस्तों मान लीजिए पानी बरस गया, और पानी बरस के ऐसा पानी बरस गया कि दूसरों के खेतों में भी चला गया, और वही पानी बहते बहते किसी तालाब में चला गया, पानी जहाँ पिया जाता है, या किसी नदी में चला गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो प्रदूषण का ही काम करेगा ना, तो वही कहा जा रहा है कि नाइट्रोजनीकरण करने से इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, उर्वरकों एवं कृषि में उपयोग होने वाले रसायनों का बुद्धिमत्ता से उपयोग हो, यानी उसको बहुत अच्छे वे में हम प्रयोग करें ताकि ऐसा प्रदूषण ना हो पाए। बुद्धिमत्ता से मतलब कहने का तात्पर्य है कि
हम कुछ ऐसा मतलब कि अपनी योजना बना लेंगे कि उसी समय हम, जैसे कि हम बुआई करते हैं ना, उसी समय पानी, मतलब कि उस समय जब बुआई होता है गर्मियों के मौसम में, उसी समय हम उनमें सारी चीज़ों को छिड़काव उड़ाव कर देंगे, अच्छे से जुतवा उतवा देंगे, तो उसमें क्या होगा, सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि बुद्धिमत्ता पूर्वक इनमें क्या किया जाए, यूज किया जाए। यहाँ पे लिखा गया है ढलान क्षेत्रों में इनका प्रयोग न्यूनतम हो। ठीक है, यानी जो उर्वरक हो ढलान वाले क्षेत्रों में, जहाँ की ऐसा लगे कि यहाँ पे नदी है और ये नदी का पानी अगर मैं खेत में बरस मतलब पानी भरेगा खेत में, और पानी अगर ज़्यादा मतलब ओवरफ्लो होगा तो ये नदी में ही जाएगा, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का यूजेस जो है बहुत कम हो, तब जाके इसको रोका जा सकता है। और पॉइंट क्या है सर, और पॉइंट है, मेरी चौथी पॉइंट है कि जल को उबाल कर छानने के पश्चात तथा कुआं में लाल दवा या क्लोरीन टिकिया डालकर भी इसको मतलब कि प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, अब दोस्तों एक लाल दवा जिसे हम लाल टिकिया बोलते हैं, ठीक है, या क्लोरीन टिकिया बोलते हैं, इसमें होता क्या है कि जो हमारे तालाब या कुओं में काई जम जाती है ना, बेसिकली हमारे घरों में जो टंकियां होती हैं, मशीन मतलब कि हमारे यहाँ तो बड़ी वाली टंकी है, कौन सी, प्लास्टिक वाली नहीं भाई, वो ईंट वाली जो बनती है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा काई हो जाता है। ठीक है, आप कितना भी सफाई करिए, एक हफ्ते में फिर से आ जाएगी काई। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, यही दवा ला के डाल देते हैं, या चूना जानते होंगे आप लोग, चुनवा, चूना जो होता है दोस्तों, चुनवा जिसे बोलते हैं आप लोग, चूना खड़िया जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो लोग मतलब कि धूम्रपान करते समय खाते हैं, उसको भी डाल देते हैं ना, तो वो भी खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका यूजेस करके हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करके हम इसको प्रदूषण को, जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर काई रहेगा तो आप पानी पिएंगे, बोलेंगे नहीं सर, तो वो प्रदूषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके लिए मतलब वो योग्य, मतलब कि आपके यूज के लायक है ही नहीं, तो इसका मतलब वो उसमें प्रदूषित है। प्रदूषण का कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई स्वच्छ चीज है, उसमें कुछ न कुछ अनवांटेड पार्ट आ जाए। अनवांटेड पार्ट का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि कोई ऐसा पदार्थ जो हमें उस चीज को करने से रोक दे। ठीक है, यानी पानी पी रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई पदार्थ डाल दीजिए कि वो मैं पानी ना पी पाऊँ। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट क्या है दोस्तों, नदियों में शवों व अधजले शवों को न बहाया जाए। ठीक है, लेकिन अपने जो हमारी परंपराएं होती दोस्तों, इनका भी पालन करना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, हिंदू में क्या होता है कि वो मतलब कि शव को जला देते हैं। ठीक है, एक चीज समझिएगा, जो बॉडी होती है पूरी तरीके से नहीं जलती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फर्नेस में आपकी बॉडी डाली जाती है तभी जाके वो बॉडी जलती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मतलब कि जो पार्ट्स होते हैं नहीं जल पाते हैं, उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है गंगा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अगर कम किया जाए तो क्या किया जाए, अगर कम किया जाए तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत प्रदूषण को रोका जा सकता है। यहाँ पे वही बात की जा रही है ना, इसके लिए बिजली व इम्प्रूव्ड वुड शवदाह गृहों का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी मतलब जैसे कि ऐसा यूज किया जाए कि बॉडी पूरी तरीके से ही जल जाए। ठीक है, जब पूरी तरीके से जल जाएगी तो राख मिलेगी, राख को ले जाइए गंगा जमुना में बहा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और वही काम तो होता है जलने के बाद। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है, वर्षा जल के साथ अवजल के बहाव की रोकथाम। अवजल कहने का तात्पर्य यह दोस्तों कि जो और भी अतिरिक्त पानी बह रहा है उस पर ही हम क्या करें, रोकथाम कर पाए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, फैक्ट्रियों उद्योग से निकलने वाले गंदे पानी की रोकथाम किया जाना चाहिए, या किया जाने से प्रदूषण क्या किया जाता है, जल प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारे फैक्ट्रियां होती है वो तो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में क्या करती हैं, प्रदूषण करती हैं। अब जहाँ पे रिफाइनरी, जो हमारे रिफाइनरी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे क्या होता है, शोधन या शोधन कह सकते हैं, शोधन का काम करने में क्या होता है, जैसे कि किसी वस्तु को धुलाई करने में या किसी मटेरियल को धुलाई करने में बहुत सारा कचरा निकलता है। ठीक है, तो वो कचरा कहाँ जाएगा, कचरा सीधा हमारे तालाब में ही तो जाएगा या नदियों में ही तो जाएगा, और पानी जब वो नदियों में जाएगा तो क्या करेगा, गंदा करेगा तो प्रदूषण होगा। दोस्तों चलिए अगली पॉइंट की बात करते हैं, जल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ वाटर। अब देखिएगा WHO क्या बोल रहा है, और यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इनको ध्यान रखें। WHO के अकॉर्डिंग इतनी माप होनी चाहिए हर एक चीज की। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कलर पीटी कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टर्बिडिटी कितना होना चाहिए, हमारा 5% होना है। TDS कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। pH वैल्यू हमारे पानी का कितना होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे 8.5 से 8.5 या 6.5 होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या लिखा भाई, एल्कानिटी लिखा है mg पर लीटर, ये 600 होना चाहिए। टोटल हार्डनेस mg पर लीटर में हमारा 500 होना चाहिए। कैल्शियम यानी Ca हमारा mg पर लीटर में यानी 200 होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीशियम देख सकते हैं 150 होना चाहिए।
फ्लोराइड हमारा कितना होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए। मर्करी हमारा 0.001 होना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स WHO के द्वारा लिखे गए हैं या उन्होंने बताया है, वही हमने यहाँ पे छाप दिया है। ठीक है, आप लोग भी इसको याद कर लेंगे। ये हमारे डाटा जो है आपका चेंज होता रहता है, ऐसा भी नहीं है डाटा ही हमारा फिक्स हो गया है, तो फिक्स रहेगा। पानी है भाई, पानी की गुणवत्ता मतलब कि अगर चेक करेंगे, आज की गुणवत्ता कुछ और हो गई, कल की गुणवत्ता कुछ और हो गई, तो ये हमारे इसको याद रखेंगे, थोड़ा याद रहेगा तब जाके काम आएगा। अब बात करते हैं जल का उपचार यानी वाटर ट्रीटमेंट। अब देखिएगा, एक बार हमने आप लोगों को वाटर ट्रीटमेंट बताया है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। ये दूसरा पॉइंट है या दूसरा टॉपिक है। जल का ट्रीटमेंट 2 प्रकार से किया जाता है। प्राइमरी उपचार में देखिएगा हमने लिखा है हनन, ए लिखा है हनन। अब इसमें हनन में क्या होगा दोस्तों, प्राथमिक उपचार में यांत्रिकी प्रक्रिया के द्वारा दूषित जल को एक स्क्रीन या जाली से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन या जाली वही बात की जा रही है जिससे बड़े आकार के रेसे, पत्थर व अन्य कण अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरी हो गई दोस्तों, यही मेरी स्क्रीन है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, प्रवेश करा, यहाँ से निकाला। ये मेरा स्क्रीन होता है। स्क्रीन में जो भी छन्ना बोल सकते हैं, छन्ना होता है, चाय छानने वाली आप लोगों ने छन्नी देखा होगा, सेम टू सेम उसी प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पे भी छन्नी लगी रहेगी। इसमें जो भी जैसे कि धूल कण, ये सारी चीजें, बहुत बड़े बड़े कण हैं, उनको रोक लेगा, और रोक लेगा तो निकाल लेंगे भाई बाहर। आगे क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, दूसरा पॉइंट है सेंडिमेंटेशन। सेंडिमेंटेशन में क्या होगा दोस्तों, इसमें देखिएगा, दूषित जल को टैंक में 2 से 6 घंटे तक रखा जाता है। यानी जो प्रदूषित, ठीक है, पोल्यूटेड वाटर है जो, उसको हम जो टैंक है, दूषित जल का जो टैंक है, उसको हम 2 से 6 घंटे तक रखेंगे। अब तथा आगे रखने के बाद क्या होगा, तथा सूक्ष्म कणों को पृथक करने हेतु इसमें यहाँ पे देखिएगा कोगुलेट, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम जो दूषित जल है उसमें क्या मिलाएंगे, कोगुलेट मिलाएंगे, कोगुलेट मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लोटेंशन है। क्या है, फ्लोटेंशन में देखेंगे, फ्लोटेंशन में क्या लिखना है, दूषित जल को एयरेट, क्या कहा है, दूषित जल को एयरेट कर अथवा अच्छी तरह हिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिससे ठोस कण क्या होते हैं, जल की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोटेशन में क्या होता है दोस्तों, कि इसमें पानी जो होता है एयरेट करके, या फिर इसमें बोला जा रहा है अच्छी तरह से उसको हिला के छोड़ दिया जाता है। अब इससे होगा ठोस कण जो है जल की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे और वह पृथक कर लिए जाते हैं। मतलब ये फ्लोटेशन जो होता है प्रोसेस है दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी कोई प्रोसेस करवाएंगे तो वहाँ पे जो ठोस मटेरियल है तो नीचे ही रह जाएगा ना, तो यहाँ पे हम फ्लोटेशन करवा के क्या करते हैं, ठोस मटेरियल को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा हमारा बी वाला है या दूसरा पॉइंट हो जाएगा सेकेंडरी उपचार क्या होगा पानी के लिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं कोगुलेशन, अरे बाप रे, कोगुलेशन है भाई, गोगू नहीं, कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या हो रहा है इसको भी समझिएगा। फिटकरी टैरिफ, या यहाँ देख सकते हैं फिटकरी मतलब होता है भाई K2SO4 Al2SO4 24 का होल थ्राइज H2O। ठीक है, इसे हम फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी अब देखिएगा, फिटकरी टैरिक क्या है, फेरिक क्लोराइड आदि को मिलाने पर सूक्ष्म यौगिक जटिल यौगिक में बदल जाते हैं। जो सूक्ष्म यौगिक है वो जटिल यौगिक में बदल जाते हैं। अब फिटकरी का यूज जानते ही हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाते समय देखते होंगे नाई जो है इसका यूज ज़्यादा करता है। बी संक्रमण, बी पॉइंट है बी संक्रमण, यह उपचार क्लोरीन ओजोन आदि से किया जाता है। यानी जो बी संक्रमण प्रोसेस होता है इसको किस प्रकार, इस जो हमारा ट्रीटमेंट होता है कैसे करेंगे दोस्तों, यह ट्रीटमेंट हम क्लोरीन या ओजोन आदि से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयन एक्सचेंज है। आयन एक्सचेंज में क्या होगा, यानी एक आयन इधर से उधर जाएंगे। अब दोस्तों देखिएगा, जल की कठोरता दूर करने व प्रदूषित जल में रंगों के पृथक्करण में ही किया जाता है। तो ये हमारा था दोस्तों कंप्लीट वे में आप लोगों का। यहाँ पे वाटर पोल्यूशन जो था कंप्लीट वे में समाप्त हुआ है दोस्तों। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने आप लोगों को जो ट्रीटमेंट बताया है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट आप लोग याद रखेंगे, और भी इसके आगे जो ट्रीटमेंट बताया वो याद रहे चाहे न याद रहे, लेकिन ये प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको याद होना चाहिए। इसका फिगर भी आप लोगों के कॉपी में होना चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए। और आपका ये जो नोट्स है आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट पे स्टडी मेगा पॉइंट करें, जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे थोड़ा अपना झांक लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको जरूर ज्वाइन करिए आप लोग। ठीक है, अब वहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि आपका नोट्स जो है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर एक नोट्स, यही जो आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा उसका कंप्लीट नोट्स आप लोग कहाँ मिल जाएगा भाई, आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
और दोस्तों आप लोग अगर अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों का ही बेनिफिट होने वाला है। नहीं तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी एक फाइनल एक क्या दो स्टूडेंट थे फाइनल ईयर के, वो बोल रहे हैं सर हमें UEE का कोर्स लेना है। अब भाई अब क्या करोगे UEE का कोर्स लेके? जब मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था कि आप लोग पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए तो नहीं पढ़े, तब बोल रहे हैं सर मैं क्लियर कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे आप ऐसा कुछ नहीं होता है, लीजिए, नहीं होता है तो लीजिए। फेल हो गए, बैक लग गया, अब घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप टीचर की नहीं सुनते, अपनी सुनते हैं। ये बात गलत है भाई। आप थोड़ा सा सुन लीजिए, अगला व्यक्ति का भी कुछ अनुभव रहा होगा, जो बोल रहा है उसको भी सुन लीजिए जो बोल रहा है, ठीक है। उसको सुनने से क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा विचार करिएगा, इस पॉइंट पे विचार करिएगा। मान लीजिए आप लोगों का बैक लग गया, इसी सब्जेक्ट में लग गया, तो क्या आप लोग फिर से बैक पेपर दोगे या नहीं दोगे? मान लीजिए कि आपने रीचेक के लिए डाला, रीचेक में नहीं क्लियर हुआ, बैक पेपर दोगे? तो इससे अच्छा यही है ना भाई कि आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं ही नहीं, बोलेंगे सर मेरा बैक लग गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये सारी चीज़ों से आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना फेस करना पड़े, इसके लिए आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।